उन रस्सियों को पार करने में पुजारी जी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन ये करना भी तो जरूरी था। इस वजह से जैसे तैसे करके पुजारी जी जैसे ही रस्सियों के पास आए, पुजारी जी ने अपनी आंखें बंद की और मन में बोले, हे भगवान, मैं जो करने आया हूँ उसमें मेरा साथ देना। मैं ये निस्वार्थ भाव से गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इतना कहकर पुजारी जी ने पोटली को खोलकर उसमें से एक कील अपने हाथ में ले ली और आगे बढ़कर जैसे ही कुएं के चबूतरे को उन्होंने छुआ, एकदम से कुएं के अंदर से आवाजें आने लगी। पुजारी जी को कुछ समझ नहीं आया। वो घबराकर पीछे की तरफ जमीन में गिर गए। पुजारी जी ने जैसे ही अभिमंत्रित कीलों को कुएं की दीवार से लगाया, कुएं से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर पुजारी जी के होश उड़ गए और वो घबराकर पीछे खिसके और लड़खड़ाते हुए गिर गए और अपने चारों ओर देखने लगे। कुएं से आती आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। पुजारी जी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी एकदम से कुएं के अंदर से कुछ काले चमगादड़ निकले, जिनकी आंखें अलग ही तरीके से चमक रही थी। उसे देख पुजारी जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो घबराकर मन ही मन भगवान को याद करने लगे। जब सारे चमगादड़ निकल गए तब रात का माहौल फिर से शांत हो गया। उन्होंने अपना थैला उठाया जो वहीं जमीन पर गिर गया था और जैसे तैसे उठकर खड़े हुए। उन्होंने देखा कील वाली पोटली से कील गिरकर वहीं कुएं के पास बिखर गई थी, जिसे लेना जरूरी था। इसलिए पुजारी जी धीरे धीरे बढ़ते हुए सारी कीलें उठाने लगे और उस पोटली में रखने लगे। तभी कुएं से ऐसी आवाज आई जैसे पानी में कोई हलचल होने पर आती है। अब पुजारी जी का एक मन कह रहा था कि झांक कर देखा जाए आखिर ये कैसी हलचल है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर उन्हें बहुत घबराहट सी हो रही थी। कहीं अगर ये बंजारन की काया हुई तो, और उसने पुजारी जी को कुएं के अंदर खींच लिया तो वो क्या करेंगे। तभी फिर से पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। पुजारी जी घबराकर खुद से बोले, कौन है? कौन कर रहा है ये सब? मैं जानता हूं तू ये सब मुझे रोकने के लिए कर रही है, लेकिन याद रख, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना कहकर पुजारी जी ने अपने झोले से गंगा जल की शीशी निकाली और चारों तरफ छिड़कते हुए बोले, अब दिखा अपनी ताकत, आ ना। पुजारी जी के ये शब्द जैसे किसी चुनौती का काम कर गए। अचानक उस कुएं के अंदर से इस बार चमगादड़ों का बहुत बड़ा झुंड निकला और कुएं के ऊपर मंडराने लगा। उनकी आंखें पुजारी जी की तरफ ही थी। ये सब देख अब पुजारी जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहां से जैसे तैसे उल्टे पैर भागे और जाते जाते अपने मन में बोले, अभी मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक है, क्योंकि अगर सही सलामत रहा तो फिर से कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा। किसी तरह पुजारी जी वहां से भाग तो निकले, लेकिन सड़क तक आते आते बुरी तरीके से हांफने लगे थे और अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी जा पाते। पुजारी जी लड़खड़ा कर गिरने ही लगे थे कि दो मजबूत हाथों ने उन्हें पकड़ लिया। एक पल को तो पुजारी जी के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी उन्हें किसी मर्द की आवाज सुनाई दी, पुजारी जी आप ठीक तो हैं? पुजारी जी को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने किसी तरह गर्दन उठाकर देखा तो सामने मनवा और महादेव खड़े थे और मनवा ने उन्हें पकड़ रखा था। उन दोनों को देखकर पुजारी जी की जान में जान आई और वो हांफते हुए बोले, मनवा तू यहाँ? मनवा ने पुजारी जी को सहारा देकर खड़ा किया और बोला, जी छोटे मालिक को आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने हम दोनों को भेजा कि हम देख कर आए आप सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन आप ये तो बताइए, आपकी ये हालत कैसे हुई? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पुजारी जी बोले, अरे क्या ठीक हो, तुम्हें दिख नहीं रहा वो कुएं के ऊपर वो झुंड, वो सब उसकी ही चाल है। मनवा और महादेव दोनों गौर से देखने लगे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। मनवा बोला, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। पुजारी जी ने जब पलट कर देखा तो वाकई में वहां अब कुछ भी नहीं था। सब कुछ इतना शांत लग रहा था जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। पुजारी जी बौखलाहट में बोले, ये सब छोड़ो, मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले चलो यहाँ से, मुझे यहाँ से ले चलो। ये सब उसकी माया है, सब उसकी माया है।
हम आपको मंदिर छोड़ आए। महादेव ने पुजारी जी को एक तरफ से पकड़ते हुए कहा, लेकिन पुजारी जी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मंदिर नहीं, मुझे हवेली ले चलो, मुझे छोटे मालिक से बात करनी है। पुजारी जी के ये कहने पर कि वो हवेली जाना चाहते हैं, मनवा और महादेव ने उन्हें संभाला और उन्हें अपने साथ लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। इधर विक्की के घर पर ध्रुव और अनन्या पुलिस के बाहर निकलने से मना करने के बाद वापस घर आ चुके थे। ध्रुव और अनन्या दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा रहे थे। विक्की और ध्रुव एक ही रूम में रहते थे, तो अनन्या ध्रुव को गुड नाइट कहने उसके कमरे तक आई और दोनों में फिर से हंसी मजाक होने लगा। विक्की जो गहरी नींद में सोया पड़ा था, वो नींद में ही कुछ बोलने लगा। ठीक है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। ध्रुव और अनन्या ने सुना तो पहले तो दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर विक्की किससे बात कर रहा है। दोनों उसके पास आए और ध्रुव बोला, विक्की क्या हुआ, तूने कुछ बोला? विक्की भी नींद में ही बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सुन लो तुम सब, मैंने कुछ नहीं किया है। अनन्या धीरे से बोली, ओह, लगता है ये कोई सपना देख रहा है और सपने में ही किसी से बातें कर रहा है। इससे अभी जो पूछोगे वो सब बताएगा। ध्रुव बोला, हाँ, लेकिन ये तो वही बताएगा ना जो सपने में देख रहा है। अनन्या खींचते हुए बोली, यार तुम बातें ज्यादा करते हो और काम कम, चलो हटो यहाँ से, उठो ना, मैं पूछती हूँ, देखना कैसे पटर पटर बोलेगा। कहते हुए अनन्या विक्की के बगल में बैठ गई और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, विक्की, कौन तुम्हें कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? कुछ देर तक तो कोई जवाब नहीं आया। अनन्या ने फिर से अपनी बात दोहराई। तब विक्की ने नींद में कहा, ये साले गांव वाले बेंचो में निकालना चाहते हैं। विक्की के मुंह से बेंचो गाली सुन अनन्या की हंसी छूट गई और ध्रुव भी उसके साथ हंसने लगा। अनन्या ने फिर से पूछा, ये गांव वाले तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं? विक्की नींद में बोला, साले कहते हैं हमने कोई तो भी इनका बम्बू लगा दिया है, बोलते हैं निकल जाओ, नहीं तो यार, नहीं तो क्या करेंगे, ये बस ये नहीं बताया। ध्रुव को अब बड़ा मजा आ रहा था। वो एकदम से विक्की के पास आया और बोला, भाई तेरे सपने में चल क्या रहा है, जरा बताएगा? विक्की नींद में ही बोला, पूरे गांव वाले वहीं चौपाल पर इकट्ठा हो गए हैं। साला समझ नहीं आता, कुछ भी हो ये चौपाल पर क्यों आ जाते हैं? सर इधर उधर आगे पीछे, जिधर देखो यही लोग खड़े हैं। मैं, ध्रुव और अनन्या तीनों को बीच में खड़ा कर रखा है। ये सब चाहते हैं कि हम इस गांव से निकल जाएं। लेकिन साला इस गांव में मेरा घर है, ऐसे कैसे निकल जाऊं? हलवा है क्या? बंजारन की जल समाधि क्या बना ली और उसको वशीकरण करके काबू में क्या कर लिया? इनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी जानते नहीं है, मेरा नाम विक्की उर्फ विवेक सिंह है। मैं अगर अपनी वाली पर आ गया ना, ऐसा एक्शन दिखाऊंगा कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अनन्या हंसते हुए बोली, विक्की ये साउथ की फिल्म है क्या, जो तू एक गांव में आकर गांव वालों को एक्शन दिखाएगा और गांव वाले कुछ नहीं बोलेंगे? विक्की नींद में बोला, ये लोग मुझे जानते नहीं है। मैं बचपन में ब्लैक बेल्ट रह चुका हूँ कराटे में, और जब मैं मारता हूँ तो गिनता नहीं हूँ, और वैसे मारता कम हूँ, घसीटता ज्यादा हूँ। ये सुनते ही ध्रुव की हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर से हंसते हुए विक्की के ऊपर ही गिर गया, जिससे विक्की की नींद खुल गई। अनन्या भी जोर से हंसने लगी। विक्की ने देखा ये दोनों हंसने में लगे हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आया चल क्या रहा है। वो हैरानी से बोला, यार क्या है, रात में तुम लोग कर क्या रहे हो? सोने दो यार प्लीज। दोनों चुप हो गए और ध्रुव बोला, अरे हाँ यार, सॉरी, मैंने ब्लैक बेल्ट को जगा दिया। भाई सो जा सो जा, हम भी बस सोने जा रहे हैं। कहते हुए ध्रुव वहीं लेट गया और अनन्या अपने कमरे में चली गई। इधर पुजारी जी के कुएं के पास से जाने के कुछ देर बाद ही वहां पुलिस की जीप आकर खड़ी हुई। इंस्पेक्टर विवेक ने जीप की हेडलाइट की रोशनी बंद कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गलती से भी इतनी रोशनी की वजह से किसी का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो और किसी को पता चले कि वो लोग कुएं के पास आए हैं। जीप बंद होने के बाद अब झिंगुरों की आवाज सुनाई देने लगी थी।
विवेक जीप से उतरा, लेकिन मक्का और मूर्ति दोनों बुत की तरह जीप में बैठे रहे। इंस्पेक्टर विवेक जीप से उतरकर चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ अंधेरा फैला था। बीच बीच में कुत्तों की आवाजें आ जाती, जो इलाके को और डरावना बना रही थी। लेकिन इन सब से परे विवेक के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान अपने हवलदारों के ऊपर गया, जो अब तक जीप में ही बैठे हुए थे। विवेक ने कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों खुद उतरोगे या तुम्हें उतारने के लिए जेसीबी बुलवाना पड़ेगा? मक्का ने हकलाते हुए कहा, साहब, मैं क्या कहता हूँ, अभी भी वक्त है, हम चलते हैं ना यहाँ से। देखिए तो कितना अंधेरा है यहाँ, और यहाँ का तो माहौल देखकर ही लग रहा है ये भूत प्रेतों का अड्डा होगा। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कुछ मिलेगा। अभी हम कल सुबह आएंगे, चलिए अभी चलते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर विवेक ने डांटते हुए कहा, तुम उतरकर मेरे साथ छानबीन करना पसंद करोगे या सस्पेंड होकर घर बैठना, फिर करते रहना अपनी नई नवेली घरवाली की खिदमत। इंस्पेक्टर विवेक की यह धमकी सुनकर मक्का से पहले मूर्ति जल्दी से जीप से उतरा और विवेक के साथ खड़ा होकर बोला, हाँ हाँ साहब, चलिए छानबीन करते हैं। हमने कानून की वर्दी किसी भूत प्रेत से डरने के लिए थोड़ी पहनी है। इतना कहता मूर्ति तिरछी नजरों से मक्का की तरफ देखने लगा और मक्का मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए उतरा और मरी आवाज में बोला, चलिए साहब। विवेक ने मक्का को घूरा और आगे बढ़ गया। विवेक अपने मोबाइल के टॉर्च की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और मक्का और मूर्ति उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे दोनों इस तरह चल रहे थे जैसे 1 इंच भी इधर उधर हो गए तो उन्हें भूत उठाकर ले जाएंगे। दोनों की डर से हालत खराब हो रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर कौन सस्पेंड होना चाहता? विवेक टॉर्च की मदद से उस रस्सी के पास कुएं के नजदीक आया और चारों तरफ गौर से देखने लगा। और फिर वो अपने ही लगाए रस्सी को पार करने ही वाला था कि पीछे से मक्का की कांपती हुई आवाज आई, रुक जाइए साहब, कुएं के नजदीक मत जाइए। लेकिन विवेक उसकी बातों को नजरअंदाज कर रस्सी पार कर कुएं के नजदीक गया और बड़े गौर से इर्द गिर्द देखने लगे। तभी उसकी नजर एक लाल पोटली पर पड़ी। विवेक उस पोटली को ध्यान से देखते हुए बड़बड़ाया, ये क्या है? मैंने तो मना किया था किसी को भी इस कुएं के करीब आने से, फिर कौन आया होगा यहाँ? इतना कहता हुआ उसने पोटली उठाया और उसमें देखा तो उस पोटली में कुछ लोहे की कीलें थी। विवेक हैरानी से बोला, ये कीलें? कोई इन कीलों को लेकर यहाँ क्यों आएगा? उसके बाद उसने उन कीलों को संभाल कर रख लिया और फिर आसपास देखने लगा। तभी उसका पैर फिसला और वो गिर गया। इंस्पेक्टर विवेक को गिरता देख मक्का और मूर्ति दोनों चिल्लाए, भूत भूत, साहब को भूत ने गिरा दिया। लेकिन विवेक गुस्से में डांटता हुआ बोला, चुप रहो बेवकूफो, मुझे किसी भूत ने नहीं गिराया, बल्कि मेरा पैर इस। इतना बोलते हुए विवेक की नजर उस चीज पर पड़ी जिस पर उसका पैर फिसला था, और वो एक शीशी थी। विवेक ने उस शीशी को गौर से देखते हुए कहा, ये क्या चीज है? और फिर उस शीशी को ध्यान से देखते ही विवेक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और बोला, तो आप हैं जिसकी मुझे तलाश है। मक्का ने उस शीशी को ध्यान से देखते हुए कहा, ये क्या है साहब? विवेक उस शीशी को लाल पोटली के साथ मक्का को देता हुआ बोला, ये गंगा जल है। गंगा जल? और यहाँ? मक्का और मूर्ति दोनों हैरान थे। विवेक उस कुएं की दीवार की तरफ इशारा करता हुआ बोला, सिर्फ गंगा जल ही नहीं, वो देखो कुएं की दीवार पर रोली लगी हुई है। और इन चीजों से किसका संबंध हो सकता है, बता सकते हो? मक्का ने कुछ सोचते हुए कहा, पुजारी जी। बहुत सही, विवेक ने मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद विवेक ने एक बार फिर उस पूरे इलाके को खंगाला और कुछ सोचता हुआ बोला, ऐसा लगता है मुजरिम अभी यहीं था। अगर हम थोड़ी देर पहले आए होते तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते थे। पुजारी जी यहाँ थे, इसका यकीन होने के बाद मक्का और मूर्ति का डर कुछ कम हुआ था और मक्का ने सवालिया लहजे में पूछा, लेकिन साहब, इन सब से ये कैसे पक्का होगा कि मुजरिम पुजारी जी हैं? हो सकता है वो किसी पूजा पाठ के लिए यहाँ आए हो। हाँ सही कहा, वो इतनी रात को माता का जगराता करने आए थे यहाँ, या फिर सत्यनारायण की कथा। कहने के बाद इंस्पेक्टर विवेक मुस्कुराते हुए आगे बोला, मक्का, अगर तुम ही सब समझ जाओगे तो तुम इंस्पेक्टर होते, हवलदार नहीं, समझे? पुजारी जी जितने भोले बनते हैं उतने हैं नहीं।
वो भोले भाले गांव वालों को चकमा देकर पूजा पाठ के बहाने यहाँ अपने गुनाहों के सबूत मिटाने आए होंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई उन्हें इस तरफ आने नहीं देता। और मुझे तो लगता है ये बंजारन और भूत प्रेत की अफवाह भी उन्होंने ही फैला रखी है। लेकिन हमें जो पेन ड्राइव मिला उसका क्या? ये सवाल मूर्ति ने कुछ सोचते हुए पूछा, जिस पर विवेक ने कहा, वो सब जानबूझकर प्लान किया होगा उन्होंने, ताकि पुलिस का ध्यान उन पर ना जाए और पुलिस उसे ढूंढने में अपना समय बर्बाद करे जो पेन ड्राइव इस्तेमाल करता होगा। और अब तक तो वो अपने प्लान में कामयाब भी थे। लेकिन गुनाह ज्यादा दिन छुपता नहीं है, और देखो आज क्या इत्तेफाक हुआ। हम भी आज यहाँ आए हैं और वो भी आज ही यहाँ आकर गए और अपने खिलाफ सबूत भी छोड़ते हुए गए। तो अब हम क्या करें? हम सीधा तो पुजारी जी को नहीं पकड़ सकते ना, क्योंकि गांव वाले उन्हें बहुत मानते हैं। मक्का की ये बात बिल्कुल ठीक थी, इसलिए विवेक ने प्लान करते हुए कहा, हम उन्हें सीधा नहीं पकड़ेंगे, बल्कि पहले उनके मुंह से यह सच निकलवाना होगा कि वो कुएं पर थे या नहीं, और थे तो क्यों, और इसी क्यों के जवाब में उसकी कहानी उलझ जाएगी। विवेक की इस बात से मक्का और मूर्ति दोनों सहमत थे, और विवेक पुजारी जी से मिलने मंदिर जाने की प्लानिंग कर रहा था और उन्हें लाल पोटली और गंगा जल की बोतल देते हुए बोला, चलो चलकर पुजारी जी से मिला जाए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।